गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आप सभी का आरएसआर सीकर के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सप्ताह में 2 सेशन ऐसे देते हैं जो ऑलमोस्ट वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन पर हम सेशंस लेकर आते हैं। तो इनमें आप लोगों के 15-20 क्वेश्चंस होते हैं जो पुराने एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे इन फ्यूचर आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। वहां पर आप लोगों को इन क्वेश्चन से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर कोई भी आप एग्जाम देखने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी स्किप मत करिए इन सेशन को, आप जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन सेशन को आप लोग देखें ताकि आप आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया तरीके से बेहतर प्रिपेयर हो सके और अपना खुद का आंकलन भी करिए कि इन सवाल में आप लोग कितना जवाब कर पा रहे हैं। तो डोंट वेस्ट टाइम, हम बिना समय को बर्बाद किए आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप बोर्ड स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। क्वेश्चन ये है कि एक माध्यम का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल जिसमें प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गमन करता है। What is the reflective index of a medium in which to travel with a speed of 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी प्रकाश की चाल 2 × 10 मीटर प्रति सेकंड से है किसी माध्यम में, तो उस माध्यम का आप लोगों को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक पूछा गया है। अपवर्तनांक मान ज्ञात करने के लिए आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं। किसी माध्यम में यदि स्पीड देकर आप लोगों को अपवर्तनांक मान यानी कि न्यू की वैल्यू पूछी जाती है तो आप फॉर्मूला लगाते हैं न्यू इक्वल C/V। यहाँ पर बच्चा C जो होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो C और V जो है वो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश चाल। तो इस फॉर्मूले में आप लोग इस वैल्यू को रखकर इस क्वेश्चन का आराम से जवाब कर सकते हैं। तो देखो बच्चा, आप लोगों को C की वैल्यू पता है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि आप सब लोगों को पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल होती है निर्वात या वैक्यूम में प्रकाश की। और V की वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में दी हुई है। V की वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में दी हुई है माय डियर, क्या 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आप लोगों को मालूम है, इससे आप लोग न्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, आराम से अपवर्तनांक मान निकाल सकते हैं। 10⁸ से 10⁸ क्रॉस आउट हो जाएगा और आप लोगों के जो बीच बचेगा वो बचेगा 3/2। यानी ऑप्शन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। 3/2 इसका अपवर्तनांक मान आ जाएगा। इसकी एक्यूरेट वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना, इसका जो भी अपवर्तनांक मान है वो आप लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, काफी आसान है। अब देखो, जिनका अपवर्तनांक मान ज्यादा होता है उनमें प्रकाश चाल कम होती है और जिनमें अपवर्तनांक मान कम होता है उनमें प्रकाश चाल ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, अपवर्तनांक मान जिनका ज्यादा होता है चमक उनकी उतनी ही ज्यादा होती है और अपवर्तनांक मान कम होता है तो चमक भी कम होती है। जैसे हीरे का अपवर्तनांक मान आप लोगों को पता है 2.42 होता है, तो हीरा आप लोगों को पता है चमकता भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो हीरे का अपवर्तनांक मान, पानी का अपवर्तनांक मान 1.33 आप लोगों को मालूम है, तो पानी हीरे से कम चमकता है क्योंकि इसका अपवर्तनांक मान कम है। अपवर्तनांक मान पर डिपेंड करता है चमक और प्रकाश चाल। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, काफी आसान था। इसका सही जवाब रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर रखा जाता है तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब क्या होंगे। आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को आराम से इसका जवाब
मिल जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। आप लोगों ने रियल में इस चीज को पढ़ा है तो इसका आंसर भी आप लोग कर सकते हैं। देखो बच्चा, इफ टू प्लेन मिरर आर कीप एट ए एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर, देन हाउ मेनी इमेज विल बी फॉर्मेट। सो इसके लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, काफी आसान सी एक नियम और शर्त होता है कि देखो थीटा बराबर 360 बराबर, देखो ये हो जाएगा, इमेज आप लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, यानी 360 में आप थीटा का भाग देंगे और यदि आपके पास सम संख्या आती है, सम संख्या आती है तो आप एक माइनस करके उसको उसमें इमेज संख्या बता देंगे। और 360 में थीटा का भाग देने के बाद आप लोगों के पास विषम संख्या आती है तो आप नो चेंज रखेंगे, जो आ रहा है नो चेंज उसी को ही आप लोग इमेज संख्या मान लेंगे। तो देखो थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास दे रखी है, थीटा की वैल्यू है 120, शर्त क्या बताई है 360 बट्टा थीटा, थीटा की वैल्यू 120, एक शून्य से एक शून्य क्रॉस आउट हो जाएगा, 12 से 36 आप लोगों को पता है 3 बार चला जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यानी यदि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे को 120 डिग्री कोण पर रखा जाता है तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 3। ध्यान रहेगा आप लोगों को। तो इस चीज को, इस नियम शर्त को आप लोग ध्यान रखना। ये दो नियम और शर्तें होती है, ये नियम शर्तें आप लोगों को मालूम रहती है तो आप लोग इस टाइप के सवाल आराम से सवाल जवाब किया जा सकता है। आगे बढ़ो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आज का तीसरा सवाल आप बोर्ड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक समाधान नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, एक समाधान नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, इसका पीएच होने की संभावना क्या होगी। ए सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पीएच इज लाइकली टू बी। सो आप सब लोगों ने पीएच स्केल पढ़ा होगा। पीएच स्केल जो होती है, पीएच स्केल में यदि पीएच वैल्यू बराबर है 7 के तो वो हमेशा उदासीन होते हैं, ये चीज आप लोगों को मालूम है। यदि पीएच वैल्यू ज्यादा है 7 से तो वो हमेशा ध्यान रखना क्षारीय होंगे। और पीएच वैल्यू आप लोगों को पता है 7, पीएच वैल्यू 7 से कम है, पीएच वैल्यू 7 से कम है तो आप लोगों को ध्यान रखना वो क्या होंगे, अम्लीय यानी कि एसिडिक। अब बात ये है, वो ये कह रहा है कि एक कोई भी विलियन या सॉल्यूशन है जो नीले लिटमस पत्थर को लाल करता है। तो नीले को लाल कौन करता है बच्चा, आप सब लोगों ने एक ट्रिक भी पढ़ा होगा, नीले को लाल करता है अनिल। कौन करता है, अनिल। और अनिल से आप लोगों को पता है ऐसे हो जाता है अमल, ऐसे क्या होता है अमल, न से क्या होता है नीला, न से क्या होता है नीला, और आप लोगों का एल से हो जाता है लाल। तो ध्यान रहे अमल होते हैं वो नीले को लाल करते हैं। इसने यही बोला है कि नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, तो उस सॉल्यूशन या उस विलियन की पीएच होने की संभावना क्या होगी। तो आप लोगों को पता है अमल कौन होते हैं, जिनकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है। अब आप लोगों को पता है इनमें से लेस देन 7 कौन है, ये भी नहीं होगा 11, ये 9 भी नहीं होगा, एकदम सही जवाब रहेगा आप लोगों का थर्ड ऑप्शन। तो ये चीज ध्यान रखिए बच्चा, काफी आसान होता है, बहुत बार एग्जामों में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी ऑलमोस्ट वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एसिड बेस एंड साल्ट का पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और उतना ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पीएच वैल्यू भी है। तमाम सारे जो आप लोगों को पीएच वैल्यू बताई गई है, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं उनके पीएच वैल्यू पूछी जाती है, वो आप लोगों को याद कराया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए शोर की सहनीय सीमा लगभग कितनी होती है। बहुत बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रहिए। द लिमिट ऑफ नॉइज फॉर ह्यूमन बीइंग इज अराउंड। सो पहला ऑप्शन आप लोगों के पास है 90 डेसिबल, नहीं बच्चा, और 85 डेसिबल एकदम सही हो जाएगा, इसका जवाब 85 डेसिबल होगा। 100 डेसिबल भी नहीं होगा और 150 डेसिबल भी नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू WHO, WHO के अनुसार, WHO के अनुसार आप लोगों को ध्यान रखना मनुष्य 75 डेसिबल तक का ही ध्वनि सुन सकता है। तो 75 के आसपास जो वैल्यू होती है वो आप लोगों को पता है
85 है, तो ये इसका सही जवाब रहेगा। इससे ऊपर की हम लोगों के लिए असहनीय होती है, हार्मफुल होती है, हमारे लिए घातक होती है। सुनने में हम लोग 150-100 डेसिबल वाली भी सुन सकते हैं, लेकिन कुछ समय तक ही। हम लोग एनी टाइम इस प्रकार की आवाज के सामने रहेंगे तो आप लोगों के लिए वो घातक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही जवाब जाएगा 85 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, लेंस सूत्र होता है। द लेंस फॉर्मूला इज, पहला ऑप्शन आप लोगों के पास है, पहला ऑप्शन आप लोगों के पास है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ओके माय डियर। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। नेक्स्ट आप लोगों के पास है ऑप्शन वो दिया हुआ है 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/u, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आप लोग ध्यान रहिए, जहां पर माइनस आ रहा होता है वो लेंस फॉर्मूला होता है, और जहां पर प्लस आ रहा है वो मिरर फॉर्मूला होता है। बस इतनी सी चीज का अंतर है, बाकी आप लोगों के लिए काफी आसान है। लेंस एंड मिरर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोग इसका आसानी से जवाब कर सकते हैं। बस प्लस और माइनस का ध्यान रखना, माइनस है तो वो बच्चा क्या है, लेंस, और प्लस है तो वो क्या है बच्चा, मिरर होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसका सही जवाब फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को गमन करना चाहिए। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट मस्ट बी ट्रेवल। बहुत आसान है, आप लोगों ने टीआईआर की घटना पढ़ी होगी। टीआईआर की घटना आप लोगों ने पढ़ी है, तो आप लोगों ने नियम शर्तें भी पढ़ा होगा। टीआईआर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण संगन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी आप लोग बोल सकते हैं कि डेंजर टू रियर मीडियम में वो जाएगी, तो तब आप लोगों के टीआईआर की घटना होगी। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B1 ऑप्शन, विरल से संगन में। तो ये तो आप लोगों का अपवर्तन हो जाता है बच्चा। विरल से संगन में अपवर्तन पड़ा है, और संगन से विरल में तो ये आप लोगों का होता है टीआईआर की घटना। टीआईआर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोगों को ध्यान रखना, ओनली एयर से भी नहीं होता है और ओनली वाटर से में भी नहीं होता है। तो इसका एकदम सही जवाब आप लोगों का रहने वाला है वो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब प्रकाश किरण संगन से विरल में जाती है और वो किसी सतह से टकराने के बाद आप टीआईआर की घटना ये भी बोल सकते हैं बच्चा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कोई भी प्रकाश किरण किसी सतह से टकराने के बाद यदि 90 डिग्री एंगल पर रिफ्लेक्ट होके एक विशेष चमक उत्पन्न कर देती है, तो इस घटना को हम टीआईआर कहते हैं। और चमकना वर्ड आप लोगों के सामने आ रहा है, तो आप लोग सीधा आंसर मारिए टीआईआर, यानी कि हीरे का चमकना, रेत का चमकना, मिट्टी का चमकना, परखनली का चमकना, ये चमकने की घटना आ रही है, तुरंत आंख बंद करके क्लिक ऑन करिए, आप लोगों का टीआईआर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है, आप लोग साथ साथ शेयर भी करना अपने दोस्तों को। देखो बच्चा, ईएनटी डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? द हेड मिरर यूज्ड बाय ईएनटी डॉक्टर्स। ईएनटी डॉक्टर्स होता है कान, गला, नाक रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनको ईएनटी डॉक्टर कहा जाता है। और ईएनटी डॉक्टर होता है वो बच्चा कॉनकेव मिरर का यूज करता है। डॉक्टर की दुकान में, नाई की दुकान में, किसान की दुकान में, इनमें कॉनकेव जो मिरर होते हैं वो यहाँ यूज किए जाते हैं। आप लोगों के जो ऑरिस्कोप वगैरह होते हैं, आपके कान के आंतरिक भागों को निरीक्षण करने वाले डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कान के आंतरिक भागों को परीक्षण करने वाले उपकरण को हम ऑरिस्कोप कहते हैं। पेट के आंतरिक भागों को परीक्षण करने वाले उपकरण को हम लोग गैस्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो यहाँ पर इनके परीक्षण करने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ये प्लस करके दिखाता है किसी चीज को, और ये माइनस करके दिखाता है। इसका यूज नहीं होता है, इसका हम बेसिकली घरों में चेहरा देखने के लिए हम लोग करते ही हैं, और साथ ही साथ इसका यूज पेरिस्कोप में किया जाता है। ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण लगे होते हैं,
और पेरिस्कोप का यूज पनडुब्बियों में किया जाता है, ये चीज मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। समतल उत्तल यानी प्लेन कॉन्वेक्स भी नहीं होगा, इसका एकदम सही जवाब रहने वाला है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। देखो पिछले सेशन में आप लोगों को मालूम होगा, हमने आप लोगों से पूछा था कि साउंड किस प्रकार की वेव का एग्जाम्पल है, साउंड किस प्रकार की वेव होती है। तो आप सब लोगों ने बोला था लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है बच्चा, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है और इसको माध्यम की जरूरत होती है, बिना माध्यम की ट्रेवलिंग नहीं करती है। जबकि प्रकाश आप लोगों को पता है बिना माध्यम के भी ट्रेवल कर सकता है या चल सकता है, यही तो कारण है कि प्रकाश निर्वात में भी चलता है जबकि ध्वनि निर्वात में ट्रेवल नहीं करता है। तो प्रकाश आप लोगों को ध्यान रखना है कि अनुप्रस्थ भी है, ऐसी वेव या तरंगे जो बिना माध्यम के भी ट्रेवल कर सकती है वो ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। और ऐसी जो वेव या तरंगे जो बिना माध्यम के ट्रेवलिंग नहीं संभव है उनका, वो कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। वैसे हम लोग देखें तो लाइट एक्चुअली ये है, ठीक है बच्चा, और ये साउंड ये होती है, ठीक है ना, साउंड वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल और प्रकाश वेव होती है ट्रांसवर्स वेव। लेकिन अगले ने ऑप्शन आप लोगों को दिखा रखा है बोथ ऑफ, तो प्रकाश बोथ ऑफ में जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल भी है और वो ट्रांसवर्स भी है, इनमें से कोई नहीं हो। इसका सही जवाब जाएगा आप लोगों का ये उपरोक्त में से उपरोक्त दोनों। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, काफी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल बतानी है। वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है बता सकते हैं क्या? काफी आसान है, आप लोगों को बताया हुआ है, आराम से बच्चा जानता है। तो वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये चीज ध्यान रखना, 332 मीटर प्रति सेकंड आप लोगों को C1 ऑप्शन दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर 0.6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से स्पीड इंक्रीज हो जाती है, ये चीज भी ध्यान रखना। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है, यानी ताप समानुपाती क्या होता है बच्चा? ध्वनि चाल होता है। इसका मतलब आप लोग जानते हैं कि ताप बढ़ेगा तो ध्वनि चाल भी यानी चाल भी बढ़ जाएगा, और ताप घटेगा तो ध्वनि चाल भी घट जाता है। फिलहाल वो 0 डिग्री सेल्सियस के लिए बोल रहा है, तो आप लोगों का जवाब जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि चाल के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट थे लाप्लास। लाप्लास साइंटिस्ट ने ध्वनि चाल के बारे में सबसे पहले बताया। और प्रकाश चाल की बात आप लोगों से की जाए तो रोमर साइंटिस्ट ने जुपिटर ग्रह के, बृहस्पति ग्रह के उपग्रह गैनीमीड के आधार पर प्रकाश चाल को सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? पहला ऑप्शन आप लोगों के पास है कैल्शियम, दूसरा आप लोगों के पास है हीलियम, तीसरा आपके पास है मरकरी यानी पारा, और चौथा आप लोगों के पास है ब्रोमीन। इन चारों में से एक ऑप्शन बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप लोग आराम से आंसर कर सकते हैं। जल्दी जवाब करिए बच्चा, आप लोगों का इस पर क्या जवाब रहेगा? अब कई बच्चे आप लोगों को पता है इस पारे पे क्लिक कौन करेगा, लेकिन पारा आप लोगों को ध्यान रखना, पारा क्या होता है? पारा होता है बच्चा मेटल, और मेटल बोला जाए तो धातु। लेकिन अगला आप लोगों को क्या बोल रहा है? नॉन मेटल। अगला क्या बोल रहा है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल आप लोगों की ब्रोमीन है। नॉन मेटल जो आप लोगों का है वो है बच्चा ब्रोमीन। अधातु बोले तो अधातु, और अधातु जो एकमात्र द्रवावस्था में पाई जाती है वो ब्रोमीन यानी कि Br होती है, और एकमात्र धातु जो द्रवावस्था में पाई जाती है वो पारा होती है यानी कि Hg। ये दोनों ऐसे तत्व है जो सामान्य ताप पर लिक्विड है, सामान्य ताप पर तरल या फिर द्रव है। तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा 2। एक का नाम होता है Hg पारा और दूसरे का नाम होता है Br ब्रोमीन। अब मेटल यानी धातु पूछे तो पारा आंसर आ जाएगा,
और अ धातु पूछे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, अ धातु पूछे जाए तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा बच्चा लोग कि ब्रोमीन। समझ आ गई होगी बात आप सब लोगों को, काफी आसान है। इसमें आप लोगों को अ धातु पूछा गया है तो जवाब होगा ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोला आकार की होती है, गोलाकार आकार की होती है, इसका कारण क्या है? रेन ड्रॉप्स एक्वायर स्पेरिकल शेप ड्यू टू, यानी आप लोगों को बताना है कि बरसात की बूंद गोल आकार की अपना छोटा आकार प्राप्त करती है, उसका कारण सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठतनाव होता है। सरफेस टेंशन होता है, चिपचिपा यानी वेस्कोसिटी के कारण नहीं होता है, श्यानता होता है। वेस्कोसिटी को आप लोग श्यानता भी कहते हैं, तो इसके वजह से ये चीज नहीं होती है घटना। केशिकात्व कैपेबल रिएक्शन होता है, इसकी वजह से भी नहीं होती है। इसका कारण आप लोगों का रहेगा पृष्ठतनाव यानी सरफेस टेंशन। प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी भी यहां पर जवाब नहीं होगा। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस जरूरत है तो आप लोगों को मन लगाकर पढ़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। बहुत आसान सा सवाल है, बच्चों वाला सवाल है, आप लोग आराम से जवाब कर सकते हैं। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। आज की डेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा इस सवाल का जवाब कर सकता है। आलू पोटैटो इसका अच्छा गुड सोर्स नहीं होता है। बिल्कुल बच्चा, गाजर में ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑनियन यानी प्याज भी नहीं होता है, और नन ऑफ दीज तो वैसे भी नहीं। तो आप लोगों का एकदम सही जवाब रहने वाला है बच्चा गाजर। हम विटामिन ए देख रहे होते हैं वो प्रचुर मात्रा में किसमें मिलती है? तो गाजर में। इसका वैसे टेक्निकल नाम या रासायनिक नाम पूछा जाता है तो आप लोगों का जवाब आएगा रेटेनॉल। जवाब क्या आएगा बच्चा? रेटेनॉल। और इससे रतौंधी बीमारी पड़ जाती है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस रोग के नाम से भी जानते हैं, जिससे आप लोगों की आई डिसऑर्डर्ड हो जाती है। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। गाजर यानी कैरेट में आप लोगों का विटामिन अच्छा पाया जाता है। बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत आसान सा है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। और आगे आप इन फ्यूचर कोई एग्जाम देखने जा रहे हैं तो वहां पर भी आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो पित्तरस स्रावित कहां से होता है? पित्तरस होता है बॉयल जूस। बॉयल जूस सिक्रेटेड फ्रॉम, अपनी बॉडी के कौन से पार्ट से पित्तरस का श्रावण होता है या वो निकलता है या सिक्रेट होता है? तो पाचन ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं बच्चा, यहाँ से ये सिक्रेट नहीं होता है। ठीक है जी। और छोटी आंत में बर्नस ग्लैंड पाई जाती है, और यहां से भी ये सिक्रेट नहीं होता है। स्टोमेक में आप लोगों को पता है जठर रस सिक्रेट होता है। बर्नस और गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जिससे आप लोगों को पता है गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस। इसका सही जवाब रहेगा लीवर। सही जवाब क्या रहेगा? लीवर, यानी सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर। स्टोर पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं पित्ताशय, यानी स्टोर कहां होता है? तो पित्ताशय में। स्टोर का मतलब होता है इकट्ठा, यानी ये इकट्ठा कहां रहता है? तो जवाब आएगा पित्ताशय में। और ये बनता कहां है या सिक्रेट कहां होता है? तो लीवर में। लीवर को आप लोग हिंदी में यकृत कहते हैं बच्चा, और उर्दू में इसको जिगर भी कहा जाता है, और वैसा इसका अपन देसी भाषा में इसको कलेजा भी बोलते हैं। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार लीवर ऑप्शन में नहीं होकर आप लोगों के पास ऑप्शन हो सकता है, लीवर का ही हिंदी फॉन्ट करके ये नाम लिखा गया है, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पानी की प्रतिशतता या मात्रा कितनी होती है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी? सो काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखो 10% नहीं है, अपनी धरती पर जितना प्रतिशत पानी का होता है उतना ही शरीर में, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत होता है। धरती पर 65 से 70% पानी है, और उतना ही अपने शरीर में भी पानी का प्रतिशत होता है, 65% पानी होता है। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आज का फाइनल और लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन है। सेल यानी कोशिका चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, और ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। पादप कोशिका में और ये अभी हाल ही फिलहाल में आप लोगों के एनडीए एग्जाम हुआ, एनडीए एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। 2023
फेज फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया है, ये एनडी एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चा। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें उनका अपना डीएनए होता है, उनका खुद का डीएनए होता है। इन ए प्लांट सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन देयर ओवन डीएनए, यानी खुद का डीएनए होता है वो कौन होता है। आप लोगों को मैंने एक चीज बताया कि सेल इट मींस कोशिका, ये कोई कोशिका होती है, इसमें आप लोगों से पूछा जाए डीएनए कहाँ होता है, तो ये इसका केंद्रक होता है, इस केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है। इस केंद्र के अलावा मैंने आप लोगों को डीएनए कहाँ बताया था, ये बताइए। इसके अलावा डीएनए आप लोग देख सकते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कहां देख सकते हैं बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक देख सकते हैं प्लांटों में पाए जाते हैं हरित लवक, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। हरित लवकों में भी डीएनए पाया जाता है। केंद्रक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवकों में पाया जाता है। देखो केंद्रक में तो ठीक है, लेकिन अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइबोसोम और गोल्जी काय, नहीं बिल्कुल ही गलत है ये तो। तीसरा ऑप्शन है सूत्रकणिका, कई बच्चे यहां फंस जाते हैं। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम क्या है, सूत्रकणिका, तो ये चीज ध्यान रखना बच्चा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का ही हिंदी वर्ड है सूत्रकणिका। तो सूत्रकणिका और हरित लवक इन दोनों में पाया जाता है, एकदम सही जवाब हो जाएगा C1 ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और लास्ट है हरित लवक, और हरित लवक तो समझ में आता है लेकिन रसदानी में नहीं पाया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब रहेगा एकदम सूत्रकणिका और हरित लवक, यानी C1 ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप बच्चा आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। हम इस प्रकार के सेशंस आप लोगों को लगातार कंटिन्यू अपडेट करते रहेंगे, बस आप जुड़े रहें। बशर्ते यह है कि आप लोग कितना सीख पाते हैं, हम आप लोगों के बीच आ गए हैं तो बेहतर से बेहतर ही आप लोगों को बातें बताएंगे, और आ गए हैं तो जमकर ही चीजें बताने वाले हैं। बस आप लोग तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और शेयर करते रहिए। मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए आप हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।